हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें बदले में वही मिलता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। जादुई खिलौने। एक बार की बात है, उन्नाव गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, रिया और राहुल। दोनों ही बहुत तेज और बुद्धिमान थे। वे दोनों काम में अपने मम्मी पापा की मदद करते थे। एक दिन गांव के मेले में घूमते हुए रिया और राहुल 2 मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं और वापस घर आकर अपने खिलौने देखते हुए बोलते हैं, मेरी ये दुल्हन कितनी सुंदर है, आज मैं इसे अपने बिस्तर के पास ही रखूंगी। मेरा ये सिपाही तुम्हारी दुल्हन से ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हारी दुल्हन को 1 मिनट में हरा देगा, तो करे एक लड़ाई। नहीं, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर रिया अपने खिलौने को बिस्तर के पास रख देती है और सो जाती है। राहुल भी ऐसा ही करता है। आधी रात बीत जाती है कि अचानक राहुल की नींद खुल जाती है। उसे कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज कैसी है? सभी तो यहाँ सो रहे हैं, तो फिर बाहर कौन है? ये देखने के लिए राहुल उठकर कमरे से बाहर जाता है और जैसे ही बाहर का नजारा देखता है, वह एकदम भौचक्का रह जाता है। वह भागता हुआ वापस कमरे में आता है और रिया को उठाता है। रिया, उठो, प्लीज जल्दी उठो, देखो कमरे के बाहर वो दोनों खिलौने। क्या हुआ राहुल, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? तुम चलो मेरे साथ, वो देखो बाहर दोनों खिलौने बात कर रहे हैं। राहुल की ये बात सुनकर रिया उसके साथ कमरे से बाहर जाकर देखती है और जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर पहुंचते हैं तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सब क्या है? हाँ, वही तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये खिलौने कैसे बातें कर रहे हैं। चलो राहुल, वापस अंदर चलते हैं, मुझे इनसे डर लग रहा है। लेकिन अगर इन दोनों ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब हम दोनों क्या करें? दोनों भाई बहन असमंजस में पड़ जाते हैं और वापस कमरे की तरफ मुड़ते हैं। तभी दोनों खिलौने बच्चों को देख लेते हैं। अरे, ये तो रिया और राहुल है, इन्होंने हमें देख लिया है, हमें जल्दी इन दोनों को पकड़ना होगा। जल्दी करो फिर, बातें क्या कर रही हो? चलो जल्दी उन्हें पकड़ो और जादू करो। सिपाही के ये बोलते ही दुल्हन एक जादू करती है और देखते ही देखते रिया और राहुल भी एक खिलौने जितने छोटे हो जाते हैं। ये क्या हो गया राहुल, हम इतने छोटे कैसे हो गए? अरे मुझे कैसे पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा था। खिलौनों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर जाते हैं और डर की वजह से वे बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वे दोनों इतने छोटे हो चुके होते हैं कि अब उनका चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता। राहुल, हमारी आवाज तो किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है, अब हम क्या करेंगे? राहुल कुछ बोल पाता, इतनी देर में वे मिट्टी के खिलौने उन दोनों को अपने साथ कैद करके उसी खिलौने बनाने वाले के पास ले जाते हैं, जहाँ से दोनों बच्चों ने उन्हें खरीदा था। वाह मेरे होशियार खिलौनों, और 2 नए नौकर ले आए तुम मेरे लिए, मैं बहुत खुश हुआ। मालिक, इन दोनों ने हमें देख लिया था, इसलिए हम कुछ चोरी नहीं कर पाए और इन्हें कैदी बनाकर यहाँ ले आए। इसके बाद वे खिलौने बनाने वाला उन दोनों बच्चों को एक छोटे से पिंजरे में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। वे उसी के साथ सभी खिलौने भी वहाँ से चले जाते हैं। रिया, ये सब क्या है? ये तो एक बहुत बुरा खिलौने वाला है, ये इन खिलौनों से चोरी करवाता है। हाँ राहुल, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि हम इसकी कैद से बाहर कैसे निकलेंगे। कुछ तो करना होगा, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ ये क्या करेगा। दोनों बच्चे उदास होकर वहीं बैठ जाते हैं और इसी तरह सो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि खिलौने वाला उनके सामने ही खड़ा होता है। इन दोनों बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ कैद खाने में डाल देता हूँ, ये दोनों वहाँ मिट्टी खोदने का काम करेंगे, इससे मुझे भी खिलौने बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिट्टी मिलेगी। राहुल देखो, यहाँ और भी कितने सारे बच्चे हैं जिन्हें इस बुरे खिलौने वाले ने अपनी कैद में रख रखा है। हाँ बहन,
हमें जल्द ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोनों भाई बहन ये बात करते हुए मिट्टी लेकर खिलौने वाले के पास पहुँचते हैं और छुपकर खिलौने वाले को जादू करते हुए देख लेते हैं। ये बना एक और खुराफाती खिलौना। ऐसे ही बस जल्दी से हर जगह मेरे ही खिलौने फैल जाएं। फिर मुझे कभी भी काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब जल्दी से खिलौनों पर जादुई पानी छिड़क देता हूँ, जिससे इनमें जान आ जाएगी और ये मेरे गुलाम बन जाएंगे। इसके बाद वे चम्मच की मदद से मटके में से जरा सा पानी निकालता है और उसे उन सभी खिलौनों पर छिड़क देता है, जिसके बाद उन सभी में जान आ जाती है और वे चलने लगते हैं। ये सब पीछे खड़े रिया और राहुल देख लेते हैं। अच्छा, तो ये राज है इन सब जीवित खिलौनों का। हाँ, लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, उसके बारे में कुछ सोचो। दोनों मिट्टी लेकर खिलौने वाले के पास जाते हैं। वे उन दोनों को अपने हाथ पर उठाकर ऊपर बाकी सभी खिलौनों के पास रख रहा होता है कि तभी उसके हाथ डगमगा जाते हैं और राहुल उसके हाथ से गिरकर जादुई पानी के मटके में गिरने लगता है, जिसे खिलौने वाला झट से लपककर पकड़ लेता है। हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अगर ये बच्चा इसमें गिर जाता तो आज मैं बर्बाद हो जाता। खिलौने वाले की ये बात राहुल सुन लेता है। रात को जब वे खिलौने वाला उन दोनों को वापस पिंजरे में बंद कर देता है, तब राहुल सारी बात रिया को बताते हुए बोलता है। रिया, मैंने आज एक अजीब सी चीज देखी। उस आदमी ने मुझे मटके में गिरने नहीं दिया और डर तो ऐसे रहा था जैसे मेरे उसमें गिरने से उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती। राहुल, उस पानी को खिलौनों पर छिड़कने से खिलौनों में जान आ जाती है, इसलिए वह पानी जरूर इस खिलौने बनाने वाले के लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन तुम्हारे इसमें गिरने के डर से वह इतना ज्यादा क्यों घबरा गया था? वे ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी कुछ खिलौने बात करते हुए वहाँ आते हैं। दोस्तों, आज तो मैं 2 सोने के कंगन चुरा के लाया हूँ। मालिक मुझसे बहुत खुश हुए। मैं तो आज कुछ भी नहीं चुरा पाई, लेकिन एक बच्चे को साथ लाई हूँ। अरे दोस्तों, तुम्हें पता है, आज जब मालिक खिलौनों पर जादुई पानी छिड़क रहे थे, तब उसमें एक बच्चा गिरने से बच गया। नहीं तो आज हम सबका जीवन यहीं समाप्त हो जाता। सही में? हे भगवान, अच्छा हुआ वो बच्चा उसमें नहीं गिरा। क्यों? ऐसा क्या है उस पानी में जो उस बच्चे के उसमें गिरते ही हम सबका जीवन खत्म हो जाता? पागल, वो एक जादुई पानी है। अगर उसे इंसान का एक नाखून भी छू जाए तो उस पानी का सारा जादू खत्म हो जाएगा और उसी के साथ हम सब भी खत्म हो जाएंगे। खिलौनों की ये सारी बातें रिया और राहुल सुन लेते हैं। अगले दिन जब दोनों बच्चों को मिट्टी खोदने के लिए पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, तो दोनों एक योजना बनाते हैं और मौका ढूंढकर जादुई पानी के मटके के पास पहुंचकर उसके अंदर कूद जाते हैं। इसके बाद वे दोनों बच्चे मिलकर उस जादुई खिलौने बनाने वाले के सर पर जोर से वार करते हैं, जिसके बाद वे वहीं बेहोश हो जाता है और वे उसे कैद खाने में बंद कर देते हैं और सभी बच्चों को उसकी कैद से छुड़वाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकला जा सकता है। जादुई चक्की। वीरपुर गांव में अमन और रमन नाम के 2 भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। अमन बहुत अमीर था, वहीं रमन के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब कभी रमन अपने भाई अमन के पास सहायता मांगने के लिए जाता, अमन उसे धुतकार देता था। एक दिन रमन जंगल में लकड़ियाँ लेने गया। वापस आते हुए उसने देखा कि भेड़िया एक सुंदर हिरन का शिकार करने वाला है। रमन भेड़िए को भगाकर हिरन की जान बचा लेता है। तभी हिरन एक सुंदर लड़की का रूप लेकर उसके सामने आ जाती है। आप कौन हो और आपने अपना अचानक रूप कैसे बदल लिया? मैं मिट्टी की देवी मितेश्वरी हूँ। एक पेड़ ने मुझे श्राप दिया था कि मैं अपना असली रूप तभी धारण कर पाऊंगी जब कोई ईमानदार व्यक्ति मुझे मरने से बचाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। बोलो,
तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक चक्की देना चाहती हूँ। मितेश्वरी देवी रमन को चक्की देते हुए बोलती हैं, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक इच्छा पूर्ति चक्की है। तुम इस चक्की से कोई भी सामान मांगना, तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। सामान मिलने के बाद तुम इस चक्की पर लाल कपड़ा रख देना, जिससे वो सामान आना बंद हो जाएगा। ये कहकर मितेश्वरी देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं और रमन उस चक्की को लेकर घर पहुँचता है। रमन उस चक्की के बारे में अपनी पत्नी रेखा को बताता है। देखो, आज जंगल में मुझे ये जादुई चक्की मिली। हम इस चक्की से जो भी सामान मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। क्या जादुई चक्की? अगर ये सचमुच जादुई चक्की है तो सबसे पहले हम इससे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इस चक्की से खाने के लिए दाल और रोटी मांगते हैं। रमन उस चक्की से खाने के लिए दाल और रोटी मांगता है। तभी उसके सामने दाल और रोटी आ जाती है। रमन और उसका परिवार ये देखकर बहुत खुश होता है। वे चक्की पर लाल कपड़ा डालता है और सामान आना बंद हो जाता है। फिर वे भरपेट खाना खाते हैं। अब उन्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वे उस चक्की से मांग लेते थे। धीरे धीरे रमन बहुत अमीर हो जाता है और उसका घर भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये सब देखकर एक दिन उसका भाई अमन सोचता है, इसके पास तो पहले खाने तक के भी पैसे नहीं थे, फिर ये अचानक इतना अमीर कैसे हो रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन अमन छुपकर देखता है कि रमन चक्की से जो भी मांग रहा है वो सामान उसे मिल रहा है। अमन समझ जाता है कि ये कोई जादुई चक्की है जो इच्छा पूरी करती है। ये देखकर अमन को लालच आ जाता है और वह उसे चुराने की योजना बनाता है। रात को रमन के सोने के बाद अमन उस चक्की को चुरा लेता है और अगली सुबह अमन अपना घर छोड़कर अपने परिवार के साथ उस चक्की को लेकर दूर किसी टापू पर जाने के लिए नाव में सवार हो जाता है। उसकी पत्नी लीला उससे पूछती है, क्या हम अपना घर और जमीन सिर्फ इस पत्थर की चक्की के लिए छोड़कर जा रहे हैं? ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक इच्छा पूर्ति चक्की है। इच्छा पूर्ति चक्की? पर मैं ये कैसे मान लूं? अगर ऐसा है तो तुम इससे कुछ मांगो। ठीक है, हम इस चक्की से नमक मांगते हैं। चक्की देवी नमक निकाल। चक्की नमक निकालना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में नाव नमक से भरने लगती है। अरे इसे रोको, नहीं तो हम इस समुद्र में डूब जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो इस चक्की को रोकने का तरीका मालूम ही नहीं है। नाव में नमक बढ़ता ही जाता है और कुछ समय में नाव चक्की समेत समुद्र में डूब जाती है। ऐसा माना जाता है कि शायद आज भी वह चक्की चल रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जादुई बीन। हमीरपुर के एक गांव में होली के समय काफी बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत तरह के खेल और करतब दिखाए जा रहे थे। दूर दूर के गांव से लोग मेला देखने आए थे। उसी मेले में एक सपेरा भी आया था। क्या सोचते हो, जाना है कहाँ? सभी लोग आ जाओ यहाँ। जादुई बीन है जहाँ, असली मजा पाओगे वहाँ। सपेरे की बात सुनकर लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। ये सब देखकर सपेरा बहुत खुश हुआ। अरे भाई, भीड़ ही लगवाओगे या कुछ करतब भी दिखाओगे? भला ऐसा कौन सा जादू है इस बीन में? बीन की धुन में मजे हैं अब। सांप के साथ दर्शक भी नाचेंगे सब। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और तुम्हें ये बीन मिली कैसे? दूर देश से आया था हकीम, करेगी इलाज कहकर दे गया ये बीन। अच्छा ठीक है, समय बर्बाद मत करो और इस बीन का कमाल दिखाओ। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में बीन की धुन से सांप और दर्शक झूमने लगते हैं। सभी दर्शक धुन सुनकर सपेरे के वश में आ जाते हैं।
वाह मेरी बीन, दिखा दिया तूने कमाल, कर दिया सबको सम्मोहित, बना दिया मेरा गुलाम। सारे दर्शक अब सपेरे की ही बात सुन रहे थे। सपेरा जैसा कहता दर्शक वैसा ही कर रहे थे। हुक्म करो सरदार, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चल गुलाम, तू घर को जा, जितना है धन मेरे पास ले आ। ठीक है सरदार, मैं अभी सारा धन ले आता हूँ। कहो सरदार, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुन तू थोड़ा करीब आ, क्या है कारोबार जल्दी बता। मैं सोने का व्यापार करता हूँ। कहने का मतलब है बहुत बड़ा सुनार हूँ। सोने से है मुझे बहुत लगाव, दुकान की तरफ बढ़ा तू पाँव, ले आ सोना जितना है तेरा तिजोरी में, ले जाऊंगा सारा भर के अपनी बोरी में। फोड़ दो मटके, तोड़ दो सुराही, बचे ना कोई, मचा दो तबाही। सभी गुलाम मेले में तबाही मचा देते हैं। कोई दुकानों का सामान तोड़ रहा था तो कोई लोगों को परेशान कर रहा था। आसपास के दुकानदार ये नजारा देखकर हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुकानदार सपेरे के पास जाते हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसे अभी के अभी रोक दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से, नहीं है कोई फायदा, बनना है मुझे अमीर, नहीं है गलत इरादा। सपेरे भाई, ऐसे मत करो, यह सब रोक दो, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जाओ यहाँ से, करो अपना काम, नहीं तो बना लूंगा तुम सबको भी अपना गुलाम। ये सुनकर सभी दुकानदार डर जाते हैं और दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ एक संत आते हैं। क्या हुआ? आज मेले में इतनी तबाही कैसे हो गई? दुकानदार उन्हें सारी बात बताते हैं। संत सपेरे के पास जाते हैं। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इसे अभी रोक दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कौन है तू? चाहता है क्या? आया है क्यों? जल्दी बता। मैं एक संत हूँ। मैं दूर गुफा में तपस्या करके आया हूँ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम यह सब अभी रोक दो। मुझे रोकने की कोशिश ना कर, नहीं है मुझे जरा सा भी डर। संत गुस्से में अपने कमंडल में से पानी निकालकर उस सपेरे पर फेंकते हैं, पर सपेरे को कुछ नहीं होता। हूँ मैं बलवान पर नहीं हूँ महान, नहीं मार सकता मुझे कोई संत, क्योंकि इस बीन में छुपा है मेरा अंत। संत समझ जाते हैं कि उसका अंत बीन से जुड़ा हुआ है। संत उससे बीन छीनने की तरकीब सोचने लगते हैं। पास में मसाले की दुकान पर बैठा हुआ एक बच्चा ये सब देख रहा था। बच्चा बहुत चालाक और शैतान था। वह सपेरे के पास जाता है। सरदार, मुझसे कुछ नहीं लोगे क्या आप? बच्चा है तो क्या हुआ, है तू मेरा गुलाम, रख दे मेरे सामने जो है तेरे पास सामान। बच्चा अपनी दुकान से मसाले लाता है और सपेरे के सामने रख देता है। इतनी बड़ी दुकान जिसके 4 हैं माले, सामने लेकर आया तू बस थोड़े से मसाले। मेरे पास तो देने के लिए बस यही है। ये कहते ही बच्चा एक थैले में से मिर्ची निकालकर सपेरे की आंखों में फेंक देता है और बीन छीनकर दूर खड़ा हो जाता है। चाहता है भला तो छोड़ दे ये कला, लौटा दे बीन नहीं तो लूंगा मैं छीन। हूँ मैं छोटा, हूँ मैं शैतान, समझ के मुझको बच्चा कर दी तूने भूल महान। कहीं सपेरा बीन छीन न ले, इस डर के कारण बच्चा बीन को ऊपर की तरफ फेंकता है, जहाँ उसका मित्र श्याम खड़ा था। श्याम बीन को पकड़ नहीं पाता और बीन नीचे गिर के टूट जाती है। जैसे ही वह बीन टूटती है, सपेरा भस्म हो जाता है और सभी गुलाम सपेरे के सम्मोहन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह बच्चे की सहायता से सभी लोगों को सपेरे से छुटकारा मिल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई अच्छाई से कभी भी जीत नहीं सकती। बुराई का अंत निश्चित है। जादुई मटका। किसी गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही नेक दिल था। उसकी किराने की छोटी सी दुकान थी, जिससे वह अपना गुजर बसर करता था।
जिस गांव में वह रहता था, उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। वहाँ वर्ष में सिर्फ एक बार ही बारिश होती थी। गांव के लोगों को पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन चंदू अपनी दुकान पर बैठा था। गर्मी से उसका बुरा हाल था। तभी एक बूढ़ा आदमी गर्मी से बेहाल, बिल्कुल थका हारा उसकी दुकान के बाहर आकर बैठता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोलता है, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर चंदू सोचता है, एक तो वैसे ही गांव में पानी की कमी है और आज बहुत मुश्किल से कुछ पानी का बंदोबस्त हो पाया है। अगर मैं इस आदमी को पानी देता हूँ तो पानी कम हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं देना भी बहुत गलत होगा। यह बेचारा इतनी गर्मी में चलकर आया है, मुझे इसे पानी तो पिलाना ही चाहिए। चंदू पास में रखे मटके से पानी लाता है और बूढ़े आदमी को देता है। एक गिलास पानी पीकर भी बूढ़े आदमी की प्यास नहीं बुझती। वह चंदू से और पानी मांगता है। इससे पहले कि चंदू बूढ़े आदमी को घड़े से पानी लाकर देता, बूढ़ा आदमी खुद उठकर घड़े का पूरा पानी पी जाता है। चंदू उदास होकर उस आदमी का मुंह देखता रह जाता है। वह आदमी पानी पीकर तृप्त हो जाता है और खुशी खुशी चंदू से कहता है, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने इतनी गर्मी में मुझ जैसे प्यासे को पानी पिलाकर बहुत नेक काम किया है। हमेशा ऐसे ही नेक काम करते रहना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चंदू का भी प्यास से बुरा हाल हो जाता है। वह मटके के पास जाता है। तभी उसे याद आता है, अरे मटके में तो पानी खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। चंदू मटके को उठाकर मुंह तक लाता है। तभी उसमें से थोड़ा पानी निकलता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है। वह खुश हो जाता है, लेकिन वह हैरान होकर सोचता भी है, इस मटके में तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। सारा पानी उस बूढ़े आदमी ने पी लिया था। इसमें और पानी कहाँ से आया? चंदू सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और कहता है, अरे चंदू भाई, कैसे हो? जरा यह पर्चा लो और सारा सामान दे दो। चंदू पर्चा लेता है और जवाब देता है, मैं तो ठीक हूँ। तुम इतनी गर्मी में कैसे आ गए? और तुम्हारा पैर कैसा है? बस ठीक हूँ। अब ये चोट तो ठीक होने नहीं वाली। ये तो जिंदगी भर का जख्म है। खैर, ये सामान जल्दी चाहिए था, इसलिए इतनी गर्मी में भी आ गया। घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। चंदू पर्चा देख सामान पैक करने लग जाता है। तभी गोपाल बोलता है, चंदू भाई, बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी मिलेगा? माफ करना, थोड़ा सा पानी बचा था, वो मैंने पी लिया। क्या कह रहे हो चंदू भाई? मटका तो पूरा भरा हुआ है, वो देखो। चंदू पूरा भरा मटका देखकर चौंक जाता है। अरे अरे, मैं भी ना, इस गर्मी में मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। चंदू गोपाल को मटके से गिलास भरकर पानी देता है और गोपाल पानी पीकर अपना सामान लिए चला जाता है। गोपाल के जाने के बाद चंदू सोचता है, मटके में पानी कहाँ से आया? मटका तो बिल्कुल खाली था। कुछ देर के बाद गोपाल अपनी बहन को लेकर चंदू के पास आता है और कहता है, चंदू, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है। तो डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? तुम जल्दी से उस मटके का पानी से पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ चंदू, तुम्हारे उस मटके का पानी पीकर मेरे पैर की चोट ठीक हो गई, जो डॉक्टर के हिसाब से जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती थी। उस पानी में जरूर कोई जादू है, जिसे पीने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। चंदू गोपाल की बहन को मटके का पानी पिलाता है और गोपाल की बहन बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे मटके वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ ही समय में सभी लोग बारी बारी से चंदू के पास अपना इलाज कराने आने लगते हैं। चंदू सभी लोगों की मदद करके बहुत खुश होता है।
वह पानी पिलाने के बदले किसी से भी कुछ नहीं लेता, लेकिन लोग अपनी खुशी से उसे कुछ न कुछ दे रहे थे। वह मन ही मन उस बूढ़े आदमी को याद करता है। वह आदमी जरूर कोई फरिश्ता था जिसकी वजह से ये हुआ। अब चंदू की दुकान के बाहर हमेशा बीमार लोगों की लाइन लगी रहती थी। ये देखकर चंदू सोचने लगा, अगर एक अमीर आदमी रोज इलाज के लिए आ जाए तो एक ही बार में मेरे कितने पैसे बन जाएंगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आता है और बोलता है, पानी। तभी राजा के कुछ सिपाही चंदू के पास आए और कहने लगे, चंदू, अपना वो मटका लेकर जल्दी हमारे साथ चलो। महारानी को चोट लगी है, उन्हें ये पानी पिलाकर ठीक करो। भाई जरा रुको, पहले मुझे इस बूढ़े आदमी को पानी पिलाने दो। नहीं, तुम पहले हमारे साथ चलो। अगर तुम महारानी का इलाज करोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन और गहने मिलेंगे। सिपाही की बात सुनकर चंदू के मन में लालच आ जाता है। वह तुरंत मटका उठाकर सिपाहियों के साथ महल चला जाता है। महल पहुंचकर वो महारानी के लिए जैसे ही मटके में से पानी निकालने लगता है तो वह देखता है कि मटका खाली है। चंदू हैरान रह जाता है। महाराज चंदू से कहते हैं, क्या हुआ चंदू, इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी करो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मटका भरा हुआ था, यह खाली कैसे हो गया? ये क्या कह रहे हो चंदू? तुम्हारे मटके में पानी नहीं है? अगर तुम्हारे मटके में पानी नहीं था तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। चंदू निराश होकर अपना मटका लिए वापस आ जाता है। वापस आकर वह देखता है कि वो बूढ़ा आदमी भी नहीं है जिसे वह पानी पिलाए बगैर ही चला गया था। अरे, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं था जिसकी वजह से यह मटका हमेशा भरा रहता था? ये मैंने क्या किया? मैंने लालच में आकर उस सेवा भाव को खत्म कर दिया जिसकी वजह से शायद इस मटके में पानी हमेशा भरा रहता था। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँगा? चंदू को लालच करने का बहुत पछतावा होता है। अपनी भूल के पश्चाताप के लिए वे सोचता है, जो पैसा मुझे लोगों के इलाज के बदले में मिला है, क्यों ना मैं उस पैसे से इस गांव में एक डॉक्टर का प्रबंध कर दूं, जिससे लोगों का इलाज हो सके और उन्हें किसी जादू पर निर्भर ना रहना पड़े। हाँ, यह सही रहेगा। चंदू अपने गांव में एक वैद्य का प्रबंध करा देता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।